हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एडुरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। आज 9 अप्रैल के दिन आप सभी का करंट अफेयर्स की इस सुप्रभात सीरीज में भरपूर स्वागत है। तो चलिए जी, पहली न्यूज को हम कवर करते हैं। टीएमसीज साकेत गोखले सीक्स ईसी प्रोब इनटू न्यू एनआईए चीफ अपॉइंटमेंट। आपको पता है, हाल ही में 26 मार्च को एनआईए के चीफ नियुक्त किए गए हैं और उनका नाम क्या है? नाम है सदानंद वसंत। तो पिछले महीने यानी कि 26 मार्च को इनकी नियुक्ति हुई है। तो इनकी नियुक्ति को लेकर साकेत गोखले जो टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं और उन्होंने ईसी से गुहार लगाई है। ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन, उनसे कहा है कि इनकी नियुक्ति को लेकर इस पर जांच की जाए। तो उन्होंने कहा कि क्या इस अपॉइंटमेंट को लेकर पहले इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल लिया गया था, यानी कि एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो उनके प्रमुख की नियुक्ति जो हुई है, क्या उनकी नियुक्ति से पहले इलेक्शन कमीशन से सलाह मशवरा हुआ था या नहीं हुआ था? अगर नहीं हुआ तो चुनाव आयोग इसकी जांच करे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय एजेंसियों के साथ भाजपा की सांठगांठ गहराती नजर आ रही है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले ने ये शिकायत की है या फिर ये मुद्दा उठाया है। हमारे लिए ये जरूरी है कि एनआईए क्या है, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसके वर्तमान में जो चीफ बने हैं, उनका नाम क्या है? सदानंद वसंत। तो ये तो 26 मार्च को नियुक्ति हुई है, जिनकी नियुक्ति को लेकर इन्होंने सवाल उठाए हैं। लेकिन जब ऐसा पूछा जाता है कि सदानंद वसंत से पहले एनआईए के महानिदेशक कौन थे, तो नाम आता है दिनकर गुप्ता। यानी कि दिनकर गुप्ता का टाइम पीरियड पूरा हो जाने के बाद सदानंद वसंत नए एनआईए डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो चलिए जी, क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे एनआईए के बारे में। एनआईए को हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। तो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण भारत सरकार के रिक्त स्थान के अधीन कार्य करता है। तो कौन से मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है, आपको बताना है। चलिए जी, जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा गृह मंत्रालय, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया बताया है सभी ने। आपको पता है गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? तो नाम आता है अमित शाह का। अमित शाह गृह मंत्री हैं। तो जैसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था 31 दिसंबर 2008 को। 31 दिसंबर 2008 को इसका गठन हुआ। और किसके तहत हुआ? तो एक एक्ट लाया गया था भारतीय संसद द्वारा 2008 में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट। एजेंसी एक्ट 2008। तो इस एक्ट के तहत 31 दिसंबर 2008 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, ये एक्ट क्यों लाया गया था? तो एक्ट का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे भारत में आतंकवाद को लेकर कानून बनाया जाए, यानी कि आतंकवाद विरोधी कानून जो है उसको हमें लागू करना है। तो उसको लागू करने के लिए, यानी कि आतंकवाद से निपटने के लिए कानून को इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो फिर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की स्थापना कर दी गई। और ये हमारे भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जितने भी मुद्दे होते हैं आतंकवाद से संबंधित, सारे के सारे ये इन्हीं के द्वारा देखे जाते हैं। और आपको पता है ना, जाली नोट जो चलाए जाते हैं, वो भी क्या है, इसी संस्था के अंतर्गत आप कह सकते हैं जांच का विषय होते हैं। और
थोड़ा सा अब हम बात कर लेते हैं वर्तमान में जो नई नियुक्ति हुई है उनके बारे में। एनआईए के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? अभी मैंने बताया था, सदानंद वसंत। इन्होंने किन की जगह ली है? इनसे पहले दिनकर गुप्ता हुआ करते थे। तो सदानंद वसंत के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर चीफ बनने से पहले ये महाराष्ट्र में एटीएस के प्रमुख थे। महाराष्ट्र में एटीएस के ये प्रमुख रहे और 2008 में जो मुंबई हमला हुआ था उस मुंबई हमले के हीरो के रूप में उभरे। मुंबई हमले के हीरो। और आपको पता है फिर हीरो के रूप में कैसे उभर कर आए हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आतंकवादी गतिविधियां हुई थी, आतंकवादी गतिविधियों के विरोध में ये उतरे और आतंकवादियों से लड़ने के लिए ये आगे आए। ठीक है, और बखूबी इन्होंने अपना वो वीरता का साहस दिखाया और 2008 में ये हीरो बनकर उभरे। फिर इनको 2008 में ही इस वीरता के लिए, इस निडरता के लिए एक इनाम मिला। उसका नाम हम क्या लिखते हैं? राष्ट्रपति। एक सेकंड इसको रब कर लेते हैं। राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया इनको। राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हुए ये, है ना? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इनके बारे में। और ये सदानंद वसंत महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। और कौन से बैच के? 1990 बैच के आईपीएस। एनआईए के अभी नए जो डायरेक्टर जनरल बने हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी जैसे ऑप्शन में दिए गए हैं, वित्त मंत्रालय के बारे में बात की जाए तो वित्त मंत्रालय, हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है ना? चलो जी, जब हम बात करते हैं हमारे रक्षा मंत्रालय की तो रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। और जब बात की जाती है कानून एवं न्याय मंत्रालय की तो कौन है मंत्री? तो नाम आता है अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है जी, तो इस प्रकार ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हम बात कर रहे थे एनआईए के बारे में, जो आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए हमेशा सजग रहती है। तो जैसे बात करते हैं, आपको लगता है कि आपके आसपास कोई आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, कोई जाली नोट जो हैं वो ज्यादा चलाए जा रहे हैं, तो आप शिकायत कर सकते हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, एनआईए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर इस प्रकार का एक बॉक्स बना हुआ होगा। इसमें आपको नेम फिल करना है, मतलब डिटेल फिल करनी है कि किस प्रकार की आप शिकायत करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी आतंकवादी गतिविधियां होती हुई आपको दिखाई देती हैं तो आप ऐसे ये फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं। आपकी जो जानकारी है ये किसी को दिखाई नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छे नागरिक होने का हमें फर्ज निभाना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं एनआईए के जो ऑफिसेज हैं उनके बारे में, वैसे हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो रेड कलर में बना हुआ है। अंदाजा लगा पा रहे होंगे आप ये रेड कलर कौन सी जगह है? तो ये रेड कलर है नई दिल्ली। तो एनआईए का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और बाकी जो ये ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रांच ऑफिसेज हैं, यानी कि अन्य शाखाएं इनकी यहाँ पर बनी हुई है। अगर जैसे हम बात करना चाहें तो जैसे आपका ये हो गया, इनका जम्मू में भी क्या है बना हुआ है एक सेंटर। चंडीगढ़ में भी इनका ब्रांच ऑफिस बना हुआ है। जब हम बात करते हैं अहमदाबाद की तो अहमदाबाद में भी बना हुआ है और जयपुर में भी इनका एक क्षेत्रीय कार्यालय बना हुआ है। मुंबई जो कि महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है ना, तो वहां भी ये बना हुआ है। और ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये भोपाल, तो भोपाल में भी सेंटर बना हुआ है, क्षेत्रीय कार्यालय बना हुआ है। और ये आपका रहा कोची केरल में, ठीक है, और ये आपका चेन्नई तमिलनाडु में,
और ये आपका कौन सा हो गया, इसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु में क्षेत्रीय कार्यालय बना हुआ है। ये आपका हो गया हैदराबाद, ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। और ये आपका है भुवनेश्वर का क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर। और जब हम बात करते हैं इस साइड में ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है ये रायपुर। और जब बात करते हैं हम, ये है आपका कोलकाता का क्षेत्रीय न्यायालय, सॉरी क्षेत्रीय ऑफिस कार्यालय। तो जैसे हम बात करते हैं इसके बारे में, ये आपका है रांची, और ये है आपका पटना, और इधर है आपका लखनऊ में जो पड़ता है, तो लखनऊ में भी क्षेत्रीय कार्यालय बना हुआ है। ये है आपका गुवाहाटी असम में, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इम्फाल, हाल मणिपुर की राजधानी है। तो इतने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और एक मुख्य कार्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर, जो कि नई दिल्ली में है। तो किसी प्रकार की कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई आतंकवादी गतिविधियां हो रही हो, या फिर कोई जाली नोट वगैरह कोई ज्यादा प्रचलन में हो, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, और आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली ये केंद्रीय आतंकवाद विरोधी एजेंसी है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर देख सकते हैं NIA हेडक्वार्टर नई दिल्ली, यहाँ पे नंबर भी दिए गए हैं, संपर्क कर सकते हैं। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे ना, वहां पर ये लोगो आपको दिख जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट, जितनी भी फोटो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है, पिछली 2 फोटो, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही क्रॉप करके मैंने आपको दिखाई है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपके मन में द्वंद्व नहीं होना चाहिए। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट न्यूज की ओर। बायोपिक ऑन फर्स्ट अशोक चक्र रिसिप्ट फ्रॉम कश्मीर अनाउंस्ड। तो कश्मीर के सबसे पहले जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, उन पर एक बायोपिक बन रही है, जिनका नाम है लॉन्स नायक वानी। तो जो लॉन्स नायक वानी है, उनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और आपको पता है ना, अशोक चक्र हमारे भारत में शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है ये। और इनको ये पुरस्कार मिला 2018 में। तो उनको लेकर एक बायोपिक बनी है, और बहुत ही अच्छी मान के चलो ये पहल है। तो जैसे मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, लॉन्स नायक नाजिर अहमद वानी इनका पूरा नाम है। यहाँ पर आप ये फोटो देख पा रहे होंगे। तो ये तो एक मान के चलो न्यूज है, लेकिन जब कोई जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी हो तो पूछा जा सकता है इनको कब दिया गया था ये सम्मान, ठीक है। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए जरूरत है अशोक जो चक्र है, यानी कि अशोक चक्र ये सम्मान जो है, इसके बारे में हम आपसे पूछेंगे, तो आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है जी। चलो, कश्मीर के पहले अशोक चक्र विजेता हैं ये। तो ऐसे बता दो आप अब, भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र देने की परंपरा कब शुरू हुई थी। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये अशोक चक्र देने की परंपरा कब शुरू हुई थी, जिन्होंने लिखा होगा ना 4 जनवरी 1952, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये जो पुरस्कार है कहाँ दिया जाता है, युद्ध के मैदान से दूर, युद्ध के मैदान से बाहर की बात हो रही है, मैदान से दूर अगर कोई वीरता का साहस, वीरता का परिचय दे, अपने साहस का परिचय दे, तो उस व्यक्ति को, यानी कि उस सैनिक या फिर उस असैनिक को ये दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सैनिक को ही दिया जाएगा, सैनिक और असैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता और बलिदान के लिए ये दिया जाता है। और ये मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। जब पूछा जाता है कि अशोक चक्र कौन देता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है अशोक चक्र। तो थोड़ा सा हम बात करने का प्रयास करेंगे थोड़ा डिटेल में।
जैसे आपको पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र भारत बना, यानी कि हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को पहले 3 वीरता पुरस्कार जो हैं वो स्थापित किए गए थे। 3 वीरता पुरस्कार कौन कौन से हैं यहाँ पर, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 3 वीरता पुरस्कार ये कौन कौन से हैं, तो ये बहुत बार आप सुनते हैं। एक का नाम है परम चक्र, जो सबसे सर्वोच्च माना जाता है वीरता में। परम चक्र के बाद में फिर आता है महावीर चक्र, है ना, महावीर चक्र, और फिर कौन सा आता है, वीर चक्र। तो इस प्रकार से ये 3 वीरता से संबंधित पुरस्कार हैं, और ये कहां पर होते हैं, ये युद्ध भूमि में अगर कोई बेहतरीन प्रदर्शन करता है तो ये पुरस्कार दिया जाता है। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, सर्वोच्च युद्धकालीन, है, सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार। यह भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो युद्ध क्षेत्र में बहुत साहस और वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिक को दिया जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार आपको ये बात ध्यान में रखनी है। एक तो पॉइंट ये हुआ, और एक हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, यानी कि सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार के बारे में। सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, ये भी 3 है पुरस्कार। जैसे कौन कौन से नाम आते हैं इसमें, तो एक मिनट, इसमें भी 3 वीरता पुरस्कार हैं ये। सबसे सर्वोच्च जो है उसे हम कहते हैं अशोक चक्र, है, अशोक चक्र। उसके बाद दूसरे नंबर का जो वो है कीर्ति चक्र, और फिर आता है आपका शौर्य चक्र। इस प्रकार से ये 3 पुरस्कार हैं, ये युद्ध भूमि से दूर यानी कि शांतिकालीन वीरता से संबंधित पुरस्कार हैं ये। जब बात करते हैं, जब इसकी शुरुआत की गई थी 1952 में, तब इनके नाम अलग हुआ करते थे। तो नाम अलग पहले क्या थे इनके, तो जैसे इसका नाम था अशोक चक्र प्रथम, और कीर्ति चक्र का पहले नाम था अशोक चक्र सेकंड, शौर्य चक्र को बोलते थे अशोक चक्र थर्ड। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी में बंटे हुए थे। तो ये जो नाम है वो कब परिवर्तित किए गए थे, तो ये जो नाम में परिवर्तन किया गया था 27 जनवरी 1967 को, 27 जनवरी 1967 को नाम में परिवर्तित करते हुए अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र रख दिए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। दिस इज नॉट ए कॉन्टेस्ट, सेवरल स्टेट्स कमिंग टू कोर्ट अगेंस्ट यूनियन, सेज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत सारे राज्य केंद्र के विरोध में आ रहे हैं। ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सभी मतलब बहुत सारे राज्य अगर केंद्र के विरोध में आ रहे हैं, तो ये कोई प्रतियोगिता नहीं चल रही है, ये कोई कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा है, ये हमें समझना चाहिए। और अभी मैंने थोड़े ही दिन पहले एक न्यूज को कवर किया था, आपको बताया था ना, बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस बना हुआ है। और बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी है। तो कर्नाटक में पानी को लेकर बड़ी समस्या आ रही है, पीने को पानी नहीं है। तो कर्नाटक ने कहा कि गंभीर मानवीय संकट से निपटने के लिए केंद्र से हमने ये वित्तीय राहत मांगी थी, और उसका अनुरोध जो है वो विफल हो गया। फिर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक ने वित्तीय राहत से जुड़े मुद्दों पर शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूखा राहत के अनुरोध पर पानी की कमी से जूझ रहे कर्नाटक के साथ इस प्रकार से केंद्र के विरोध में आना, ये एक आप कह सकते हैं वो तो मजबूर है, लेकिन केंद्र के विरोध में अगर इस तरीके से आएंगे
तो यहाँ पर ये बात अच्छी नहीं है। तो ये केंद्र को आगाह किया गया है कि अगर वहां पर वाटर क्राइसिस बना हुआ है तो वित्तीय राहत पहुंचाने में इसमें हमें सहयोग करना भी चाहिए, है ना। तो न्यायमूर्ति कौन थे उस समय, तो न्यायमूर्ति का नाम है जस्टिस B.R. गवई, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए केंद्र और राज्यों के बीच में। और पीठ का नेतृत्व कर रहे गवई ने केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित अटॉर्नी जनरल R. वेंकटरमणी और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता को संबोधित किया था, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर ये तो चलो एक न्यूज है, मतलब इन्होंने डांट फटकार लगाई है, इतना हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जहां पे एक शब्द यूज किया गया है अटॉर्नी जनरल, है ना, तो अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है, R. वेंकटरमणी। तो ये तो पॉइंट हो गया वेंकटरमणी। अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो अटॉर्नी जनरल वर्तमान में वेंकटरमणी है और सोलिसिटर जनरल जो है वो वर्तमान में कौन है, तुषार मेहता है, ठीक है। ये तो चलो करंट की वैसे बात हुई। अटॉर्नी जनरल होता क्या है, सोलिसिटर जनरल क्या है, वो सब अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, फिर हम बात करते हैं। तो जैसे अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी, ठीक है ना। तो इस महान्यायवादी के संबंध में आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है वो आप बताने का प्रयास करेंगे, जल्दी से बता दो कौन सा इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, भारत के महान्यायवादी के पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता होनी चाहिए। तो ये बात तो है, ये तो सही लिखी हुई है, तो हमें ये टिक नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, जो सही नहीं है वो टिक करो। ये तो सही है पहला पॉइंट। तो दूसरा देखिए, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। ये सही नहीं है, क्योंकि वो तो पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, भाग नहीं ले सकता, ऐसा क्यों, वो तो भाग ले सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि इस सदन में वो मतदान नहीं कर सकता, लेकिन भाग तो ले ही सकता है, ठीक है ना। बाकी देख लीजिए, महान्यायवादी ऐसा परिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये बात भी ठीक है। पहला भी ठीक था, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है। और ठीक कौन सा नहीं था, तो दूसरा ठीक नहीं था, तो हमें वही टिक करना था, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था कि जो सही नहीं है वो बता दीजिए। तो भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है, लोकसभा में बोल भी सकता है, इस सदन में मतदान नहीं कर सकता, लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता, बस इतनी सी बात है, लेकिन हिस्सा ले सकता है, बोल भी सकता है ना। तो ये पॉइंट आपका हो गया। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है, महान्यायवादी जो है वो किसके लिए होता है बेसिकली, तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देना इसका कार्य है, महान्यायवादी का परामर्श देना, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी हमने न्यूज में क्या देखा था, न्यूज में देखा कि जस्टिस ने किनको कहा है, अटॉर्नी जनरल R. वेंकटरमणी को और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता को ये संबोधित करते हुए कहा, क्योंकि आपको पता है यही तो है जो केंद्र सरकार को कानून से संबंधित परामर्श देते हैं। अगर हम इनको समझाएंगे तो ये केंद्र को समझाएंगे कि थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि वो भी हमारे ही हैं राज्य, तो सभी के साथ मिलजुल कर रहें, और जो एक प्रतिस्पर्धा जैसी भावना है वो मन में नहीं लेके आनी चाहिए। तो भारत के महान्यायवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। इस प्रकार वैसे भारत के महान्यायवादी को भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है, ठीक है, समझा जाता है, मुख्य विधि परामर्शदाता आप कह सकते हैं महान्यायवादी को, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये पॉइंट आपका हो गया, इसमें गलत आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तो सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अगर बात की जाए, यानी कि सोलिसिटर जनरल
कौन होता है? तो ये भी क्या है? ये कानूनी और न्यायिक सलाहकार होता है, कानूनी और न्यायिक सलाहकार। तो सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं अभी तुषार मेहता, है ना। तो चलो जी, इस प्रकार से ये पॉइंट भी आपका कवर हुआ। और जितने भी आपकी क्लासेस आज तक हुई हैं सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। आपको सर्च करना है एडुरोही 24। आज की इस क्लास की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, एक क्वेश्चन भी मिलेगा टेलीग्राम पे, और जो भी क्वेश्चन है कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दिए जाते हैं, वहां पे भी आप हिस्सा ले सकते हैं। चलिए जी, अब हम जान लेते हैं आज के इतिहास के बारे में, यानी कि 9 अप्रैल के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था। वैसे घटनाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन हमें क्या है, कुछ एक जरूरी जो बातें हैं वही ध्यान में रखनी है। तो चलिए जी, पहली न्यूज की तरफ हम, यानी कि पहली घटना की तरफ हम समझने का प्रयास करेंगे। आज के दिन ही यहाँ पे फोटो दिखाई दे रही है, इनका नाम है राहुल सांस्कृत्यायन, संकृत्यायन, ठीक है ना, राहुल सांकृत्यायन इनका नाम है। ठीक है, वैसे इनका नाम था केदार पांडे। इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 9 अप्रैल 1893 को जन्म हुआ, ठीक है ना। यानी कि आप ये कह सकते हैं इनकी आज जयंती है, ठीक है ना, आज के दिन इनका जन्म हुआ। तो इनका जन्म हुआ था कहां पर? जिला आजमगढ़। आजमगढ़ जिला कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। तो यूपी में इनका जन्म हुआ था। और ये हम बात क्यों कर रहे हैं इनके बारे में, ऐसा क्या खास था? तो ये बहुत बड़े साहित्यकार थे, साहित्यकार, है ना। बिहार इनकी कर्म भूमि में रहा। और इनके द्वारा लिखी गई अगर रचनाओं की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर आप बता देना। इनको कहा जाता है कि लगभग, वैसे तो 8वीं पास बताए जाते हैं, 8th पास थे, लेकिन इनको 30 भाषाओं का ज्ञान था, कम से कम 30 प्लस लैंग्वेज इनको आया करती थी, ठीक है। और जब बात करते हैं इनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1958 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है जी। और 1963 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण। आपको पता है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान माने जाते हैं भारत में। और ये पद्म भूषण तीसरा नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इनको ये 1963 में मिला था, है ना। तो चलो जी, पहले आप ये क्वेश्चन बता दो, निम्नलिखित में से कौन सी कृति राहुल सांकृत्यायन से संबंधित नहीं है? राहुल सांकृत्यायन से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है, जल्दी से बता दो। जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ना, बुद्ध चरितम, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बुद्ध चरितम राहुल सांकृत्यायन से संबंधित नहीं है। तो फिर इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे अश्व घोष। इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो थोड़ा सा आप इतिहास में जानने का प्रयास करेंगे। चौथी बौद्ध संगीति का हम आयोजन कब हुआ था, तो उसकी बात कर लेते हैं। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन 78 ईस्वी में सम्राट कनिष्क के समय हुआ था, है ना, 78 ईस्वी में। इस चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन बने थे? तो नाम आता है वसुमित्र का। वसुमित्र एक अच्छे बुद्धिज्म के विद्वान थे और इन्होंने रचना लिखी थी महाविभाष सूत्र। और इस चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो नाम आता है अश्व घोष का। ये वही अश्व घोष हैं जिन्होंने रचना लिखी थी बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम, इसका संधि विच्छेद करके देखो, बुद्ध प्लस में चरितम, यानी कि ऐसा ग्रंथ जिसमें महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है। इस बुद्ध चरितम को बौद्धों की रामायण के नाम से जाना जाता है, बौद्धों की रामायण, है ना। तो ये पॉइंट आपका कवर हो गया। और फिर जब बात करते हैं, इनकी एक रचना और थी, उसका नाम था सूत्रालंकार। सूत्रालंकार के रचनाकार कौन है? अश्व घोष। तो ये बात हुई बुद्ध चरितम के बारे में। बाकी जो बात बच गई है, यानी कि वोल्गा से गंगा,
ये रचना किससे संबंधित है? राहुल सांकृत्यायन से संबंधित है। घुमक्कड़ स्वामी, ये भी राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई। और जब बात करते हैं किन्नर देश की ओर, तो ये भी सांकृत्यायन के द्वारा लिखित रचनाएं हैं। कहा जाता है कि लगभग 140 के आसपास इन्होंने किताबें लिखी थी। 30+ भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। और एक रचना इनकी और भी आती है, नाम आता है उसका सतमी के बच्चे। ठीक है, एक इनकी रचना ये थी। एक रचना थी इनकी जीने के लिए, जीने के लिए। और एक रचना और थी इनकी, उसका नाम था सिंह सेनापति, सिंह सेनापति। है ना। तो इस प्रकार इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अभी मैंने बताया था आज इनकी जयंती है, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, चलिए जी, बहुत ही बढ़िया है। सभी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 9 अप्रैल 1893 से लेकर ये 14 अप्रैल 1963 तक इस धरा पर रहे। इन्होंने बहुत कुछ दिया साहित्य को। ठीक है, इनका बहुत योगदान है साहित्य में। इनका जैसे बड़ा प्रसिद्ध शेर माना जाता है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ नहीं तो नौजवानी फिर कहाँ। है ना। इस प्रकार से कुछ बातें इनके बारे में हमें पढ़ने को मिलती है। ये अक्सर कहा करते थे, कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ो, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। ठीक है, तो इस प्रकार ये बातें जो है आपको इनसे संबंधित पढ़ लेनी चाहिए। आज इनकी जयंती है, तो जयंती के उपलक्ष्य में थोड़ा बहुत हमें इनके बारे में जानना चाहिए। अब चलो चलते हैं हम जानने के लिए। ये फोटो दिखाई दे रही होगी आपको, ये कौन है? ये है दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है जी। इनके बारे में जब हम बात करते हैं, इनका आज ही के दिन निधन हुआ था। तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन आपसे पहले पूछ लेते हैं, फिर इनके बारे में बात करेंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जब आपसे ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र महिला सभा यानी कि AMS के संस्थापक थे, जल्दी से इसमें से टिक करना है आपको, कौन सा ठीक रहेगा। जाहिर सी बात है दुर्गाबाई देशमुख। तो दुर्गाबाई देशमुख ने AMS यानी कि आंध्र महिला सभा की स्थापना की थी। और ये कब की बात है? ये बात है लगभग 1938। और इस आंध्र महिला सभा के गठन करने का उद्देश्य क्या रहा? तो महिलाओं को शिक्षा देना और विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करना, ये लक्ष्य रहा। ठीक है ना। और इस सभा का विचार आधिकारिक तौर पर स्थापित होने से कई साल पहले उनके मन में ये अंकुरित हुआ था, लेकिन 1938 में जाकर ये सब सफल हुआ, तो उन्होंने इसकी स्थापना कर दी। आंध्र महिला सभा के बारे में आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। दुर्गाबाई देशमुख के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। आयरन लेडी, है ना, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। और ये हमारी संविधान सभा की सदस्य भी रही, संविधान सभा की सदस्य है जी। और एक संगठन इन्होंने पहले भी बनाया था कुछ टाइम पहले, है ना। तो इस प्रकार आपको इनसे संबंधित जो पॉइंट है वो ध्यान में रखने हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपको द्वंद नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में लिखने का प्रयास करें, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1909। लेकिन आपको मैंने बताया आज के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। आज इन दिन इनका निधन हुआ था। तो 9 अप्रैल 1981 को इनका निधन हुआ। आज इनकी पुण्यतिथि है। आज इनकी पुण्यतिथि पर हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनका बहुत योगदान था हमारे भारतीय इतिहास में। और इनके पति के बारे में तो आप जानते ही होंगे, नाम आता है उनका CD देशमुख। स्वतंत्र भारत के हमारे ये वित्त मंत्री रहे थे, CD देशमुख, है ना, वित्त मंत्री। तो उन्हीं की ये धर्म पत्नी थी। तो इस प्रकार आपको ये बात ध्यान में रखनी है। आंध्र प्रदेश की प्रथम महिला नेता के रूप में ये मानी जाती हैं। और
इनकी माँ भी साथ में भाग लिया करती थी, कांग्रेस कमेटी की सचिव थी। ठीक है, कांग्रेस कमेटी की सचिव इनकी माता जी। तो उनका जो प्रभाव था इनके जीवन पर भी हमें देखने को मिलता है। और गांधी जी ने इनके प्रयत्न को देखते हुए स्वर्ण पदक से सम्मानित भी किया था। और आपको पता है ना, 1923 में इन्होंने बालिकाओं के लिए विद्यालय भी खोल लिया और इनको जेल की यात्रा भी करनी पड़ी, तो जेल में भी गई थी ये, है ना, काफी लंबे समय तक। और ये बात है लगभग 25 मई 1930 की, जब इनको गिरफ्तार कर लिया। 1 साल यानी कि 12 महीने के आसपास तक ये वहां जेल में रही और सजा काट कर बाहर आते हुए फिर इन्होंने क्या है, आंदोलन में भाग लेने का सोचा। और फिर बाहर जब आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया, इनको फिर पकड़ लिया गया और 3 साल के लिए फिर से जेल में डाल दिया गया। ठीक है ना। तो जेल की अवधि में इन्होंने अपना अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान बढ़ाया था, अंग्रेजी भाषा इन्होंने बेहतरीन तरीके से समझी। इस प्रकार से आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और 1953 में एक महत्वपूर्ण काम जो है इनके द्वारा किया गया वो आपको याद रखना है। दुर्गाबाई देशमुख ने 1953 में केंद्रीय सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की। सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना किसने की? नाम आ जाता है इनका। इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। आज के दिन इनकी क्या है, पुण्यतिथि है, तो सभी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनके जो पति थे CD देशमुख, ये क्या रहे, ये हमारे वित्त मंत्री रहे। इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। चलिए जी, इनके पति जो हैं को यानी कि CD देशमुख को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1975 में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इस प्रकार आपको उनसे संबंधित भी बातें ध्यान में रखनी है। बहुत ही बढ़िया बताया जिन्होंने। अब आप ये जो लिखा हुआ है ना, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के बारे में तो आपको पता है, ये एक आयरिश महिला थी। और ये भारत में कब आई थी? 1893 में भारत में आई और भारतीय दर्शन को बड़े बेहतरीन तरीके से समझा और यहीं पर रहने लगी वाराणसी में। और जब बात करते हैं इनके बारे में, तो 1916 में इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था मद्रास से। और 1917 में अगले साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में होने वाला था। तो उस 1917 के कोलकाता अधिवेशन में इन्हें अध्यक्षता करने का मौका मिला। उससे पहले कोई भी महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं बनी थी। तो इनके बारे में कहा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो नाम आता है इनका, यानी कि एनी बेसेंट का। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बात ध्यान में रखनी है। सरोजिनी नायडू के बारे में जब बात की जाए तो इनको भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। और इनको ये भारत की कोकिला की उपाधि किसने दी थी? तो नाम आता है महात्मा गांधी का। सरोजिनी नायडू ने 1925 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कही जाती है। इनसे पहले किसी भारतीय महिला ने अध्यक्षता नहीं की थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो नाम लिख देना आप सरोजिनी नायडू का। और सिंपल पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट का नाम आपको लिख देना है। अब जैसे कि आज के इतिहास के बारे में कुछ पॉइंट और भी अगर लिखा जाए, तो जैसे आज के दिन ही कहा जाता है कि औरंगजेब ने एक निर्णय लिया था कि जो मंदिर हैं वो तोड़ दिए जाएं बड़े स्तर पर। तो पहले जैसे हम बात कर लेते हैं औरंगजेब के बारे में, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, फिर थोड़ा सा हम विस्तार से जानने का प्रयास कर लेंगे औरंगजेब के बारे में। तो इस्लाम स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने कौन से सिख गुरु की हत्या कर दी थी? तो इसमें आपको बताना है कौन सा ठीक रहेगा, जल्दी से बताएंगे। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, गुरु तेग बहादुर, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। औरंगजेब के समय में सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर हुआ करते थे। और गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म जब स्वीकार नहीं किया तो उनको क्या है, दंडित कर दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। और कहां पर हत्या कर दी गई थी? तो आपको पता है इनका गुरुद्वारा बना हुआ है
जब आप चांदनी चौक जाएंगे ना, चांदनी चौक न्यू दिल्ली में, तो वहां पर ये गुरुद्वारा साहिब है। अभी थोड़े ही दिन पहले मेरा जाना हुआ था वहां, तो वहां पे हम गए थे, ठीक है ना। तो जैसे हम बात कर रहे थे औरंगजेब के बारे में, तो आज यानी कि 9 अप्रैल है। तो 9 अप्रैल के दिन क्या हुआ था? 9 अप्रैल 1667 को मुगल शासक औरंगजेब ने सभी हिंदू स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया था। जब हम औरंगजेब की बात कर रहे होते हैं, औरंगजेब का टाइम पीरियड कब से कब तक का माना जाता है, तो ये गद्दी पर कब बैठा था? तो आपको पता है इसका जन्म कब हुआ? 1618 में हुआ, नवंबर 1618 में जन्म हुआ, और 1707 तक ये यहाँ पर इस धरती पर जिया। और इसका फिर इसने राज्यभिषेक कब करवाया था? अपने एक भाई को मार दिया था इसने, है ना, और अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था। ये बात है 1658 की। तो 1658 में जब ये गद्दी पर बैठा, तो फिर ये क्या है? आलमगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आलमगीर, आलमगीर का मतलब वैसे होता है कि मुस्लिम प्रजा के द्वारा दिया गया शब्द था ये। इसका मतलब होता है विश्व विजेता। आलमगीर कहा गया इस औरंगजेब को। और ये किसका समर्थक था? तो ये दारुल इस्लाम का समर्थक था, यानी कि इस्लाम का ही वर्चस्व होना चाहिए सभी जगह, इस बात को लेकर ये क्या है? अपनी हामी भरता था हर क्षेत्र में। और ये कौन सा मुसलमान था? ये सुन्नी मुसलमान था, है ना। तो इस प्रकार आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और यही है वो औरंगजेब जिसने क्या किया था? जिसने जजिया कर को दोबारा से इम्प्लीमेंट कर दिया, जजिया कर दोबारा से लागू कर दिया। जजिया कर के बारे में तो आपको पता ही है, ये एक धार्मिक कर हुआ करता था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखनी है। और जजिया कर के बारे में तो आपको पता है, सबसे पहली बार किसने लागू किया था? आप कमेंट में बता दीजिए। 712 में उसने सिंध पर आक्रमण किया, सिंध पर कब्जा कर लिया। कौन था वो व्यक्ति? और वही था ना जिसने जजिया कर को सबसे पहले लागू किया था, लेकिन लोअर स्केल पे लागू किया। इस प्रकार आपको ये बात ध्यान में रखनी है। यानी मोटा मोटा आप कह सकते हैं 1658 से लेकर ये 1707 तक रहा था गद्दी पर। अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, और अपने भाई को इसने क्या है? मार दिया था, ठीक है ना। और अपने भाई के बारे में कहा कि तुम तो उदारवादी हो, यानी कि तुम तो काफिर हो, और काफिर की सदा मौत होती है, ठीक है। तो ये बात थी औरंगजेब के बारे में। और भी अगर इस दिन के बारे में कुछ पॉइंट अगर आपको नोट करना हो, चलो जी करवा देते हैं। तो आज ही के दिन 9 अप्रैल 1860 को पहली बार मनुष्य की आवाज का अंकन किया गया। मनुष्य की आवाज कैसी होती है, तो उसका अंकन किया गया था आज ही के दिन 1860 में। और आज ही के दिन 9 अप्रैल 1965 को कच्छ के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया, यानी कि छिड़ गया था। भारत पाक युद्ध छिड़ा कहाँ पे? कच्छ के रण में, गुजरात, है ना, कच्छ के रण में। इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है, और कुछ ज्यादा आपको आवश्यकता है नहीं, इतना काफी है, ठीक है ना। चलो जी, तो बढ़िया है। वैसे भी जया बच्चन के बारे में तो पता होगा ना आपको। जया बच्चन अभिनेत्री हैं, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था 1948 में, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तो इस क्लास की जो आपको चलो थोड़ा सा बता देते हैं। गुरु हरगोविंद सिंह जो है वो सिखिज्म के छठे गुरु थे। और जब बात करते हैं गुरु तेग बहादुर जो नाइन्थ गुरु थे ना, उनके पिताजी थे। और गुरु तेग बहादुर के बेटे कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी, जो सिखों के 10वें गुरु थे। और इन्होंने 5K का सिद्धांत दिया था। 5K का मतलब क्या है? आपको केश रखने हैं, यानी कि बाल रखने हैं, केश कंघा रखना है, केश कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। यानी कि सिखिज्म में आपको ये चीज 5 चीजें अनिवार्य कर दी गई। किसने की थी? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने। और इन्होंने ही कहा था कि नाम के पीछे जो सिंह है ना, वो सिंह लगता है, वो शुरुआत यहीं से हुई थी। और इनके 4 बेटे थे, चारों बेटों को इन्होंने अपने इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। अपने पिता गुरु तेग बहादुर को भी, और अपने दादा गुरु हरगोविंद सिंह को भी, है ना।
तो इस प्रकार से इनका पूरा परिवार इस देश के लिए बलि चढ़ गया। तो हमें इनके एहसानों को भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यही है वो गुरु तेग बहादुर जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। तो खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की और यही थे जिन्होंने कहा था कि आज के बाद कोई पुरुष गद्दी पर नहीं बैठेगा। तो क्या करेंगे फिर? तो फिर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मानेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब एक धार्मिक पुस्तक है। उस धार्मिक पुस्तक को गुरु का स्वरूप दिया किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु अर्जुन देव जो हैं वो 5वें गुरु थे। इनसे पहले जो 4 गुरु हुए थे, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, उनके जो वाणी का संकलन किया था इन्हीं ने किया था, गुरु अर्जुन देव ने। तो गुरु अर्जुन देव जब यहाँ पर थे तो उस समय कौन सा मुगल यहाँ पर गद्दी पर बैठा हुआ था? तो आप कहेंगे जहांगीर का समय चल रहा था। जहांगीर जिसे हम सलीम के नाम से जानते हैं, जो कि अकबर का बेटा था, ठीक है ना। तो इसने भी प्रताड़ित करवाया था गुरु अर्जुन देव जी को, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बात ध्यान में रखनी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। एडू रोही ऑफिशियल अपने इस चैनल का नाम है जिस पर आपको ये क्लासेस मिल रही हैं। एक चैनल और भी बना हुआ है, एडू रोही ऑफिशियल शॉर्ट्स, इस पर आपको ऑफिशियल शॉर्ट्स मिला करेंगी। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर एक्स पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है एडू रोही 24। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी लेने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 8307730527, ठीक है। और पीडीएफ तो आपको पता ही है, आपको डेली मिल जाती है टेलीग्राम पे। एडू रोही 24 आपको सर्च करना है और किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं करनी। आप सभी का धन्यवाद। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलो जी, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।